चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो अभी तक कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए? चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, चैप्टर 4 प्लानिंग एंड प्लानिंग से क्या स्टार्ट हो गया था? मैनेजमेंट प्रोसेस प्लानिंग। देन सेकंड स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग। हमने चीजों को प्लान कर लिया। प्लानिंग का क्या मतलब था बेटा? थिंकिंग इन एडवांस। आपने पहले से सोच लिया कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये चीज आपने पहले से सोच ली। अब सोचने से तो बेटा चीजें नहीं हो जाएंगी, सिर्फ सोचने से तो चीजें नहीं हो जाएंगी। आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा? चीजों को अरेंज करना पड़ेगा। भाई आपने सोचा घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको ईंट ऊंट लेके आनी पड़ेगी, नहीं लानी पड़ेगी? जमीन खरीदनी पड़ेगी, नहीं खरीदनी पड़ेगी? बताओ। सब वो चीजें लेके आनी पड़ेंगी, नहीं लेके आनी पड़ेंगी जो आपकी प्लानिंग को कारगर करेंगी? तो देखो बेटा, चैप्टर सी के लिए हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग। क्या पढ़ेंगे बेटा? ऑर्गेनाइजिंग। After learning this chapter, you should be able to understand concept and importance of organizing process, structures of organizational, functional and divisional। बहुत आसान है। डेलीगेशंस, डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत ही आसान है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है? व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना। नाम सुने होंगे आपने, ऑर्गेनाइजर, है ना, कि फला फला आदमी क्या है? ऑर्गेनाइजर है। तो ऑर्गेनाइजर क्या होता है? जो चीजों को ऑर्गेनाइज करता है। तो ऑर्गेनाइज होता क्या है? टू अरेंज। आपको कोई चीजें अरेंज करते हो, है ना, इकट्ठा करते हो, कलेक्ट करते हो। टू अरेंज, टू कलेक्ट, जो आपने सोचा। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड ब्रिंगिंग टुगेदर इन फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स to establish the most productive relationships for the achievement of a specific goal of an organization। बेटा किस तरीके से हमें अरेंज करना है चीजों को? जैसे काम मान लो बहुत ज्यादा है, काम क्या है? बहुत ज्यादा। तो एक ही इंसान सारा काम कर लेगा क्या? नहीं करेगा। तो हम उससे पहले क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। डिवीजन करके हम देखेंगे बेस्ट पर्सन कौन है किस चीज के लिए। वो हम स्टाफिंग में भी पढ़ेंगे। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? एक काम को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो सब किसका काम होता है? ऑर्गेनाइजिंग का होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको घर बनाना है, ठीक है, तो कौन सी चीज कहां से कलेक्ट करनी है? सब जगह हर चीज एक जगह से तो नहीं मिल जाएगी बेटा। तो कौन सी चीज कहां से अरेंज करनी है, ये सब किसका काम होता है? ऑर्गेनाइजिंग का होता है। तो एक बिजनेस में ऑर्गेनाइजिंग का क्या काम होता है? देखो, फिजिकल नीड्स होती हैं। बिजनेस में क्या नीड्स होती हैं? फिजिकल लोगों की नीड है, सामान की नीड है नहीं बेटा? ह्यूमन, इंसानों की नीड्स होती है बिजनेस में। सामान की नीड्स भी होती है, रॉ मटेरियल्स की नीड्स भी होती है, और इंसानों की भी नीड्स होती है, और बेटा फिर पैसे की भी नीड्स होती है। तो इन सब चीजों को अरेंज करना इन अ बेस्ट मैनर, ये क्या होती है? ऑर्गेनाइजिंग। देखो क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटी जो रिलेटेड होती है फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल। फिजिकल नीड्स, ह्यूमन नीड्स और फाइनेंशियल नीड्स को अच्छे से अरेंज करना, ये सब किसका काम होता है बेटा? ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है, ठीक है। इन जनरल वर्ड ऑर्गेनाइजिंग रेफर टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली। कोई बात नहीं बेटा, जनरल वर्ड में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है ऑर्डरली चीजों को अरेंज करना। ऑर्डरली मतलब अच्छे तरीके से, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। बात आ रही है आप लोगों को समझ में? और फॉर एग्जांपल योर स्कूल प्लान टू कंडक्ट स्पोर्ट डे और एनुअल फंक्शन। आपके स्कूल ने सोचा कि एक एनुअल डे बनाया जाए, बनाया जाता है स्कूलों में। ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट आर असाइंड डिफरेंट ड्यूटी। सारे टीचर्स को और सारे स्टूडेंट को अलग अलग ड्यूटीज दे दी जाती हैं कि भैया तुम यहाँ खड़े हो गए, हेड बॉय तुम यहाँ खड़े हो गए, हेड गर्ल तुम यहाँ खड़े हो गए, क्लास मॉनिटर आप सब बच्चों को संभालोगे, क्लास टीचर आप सबकी अटेंडेंस लोगे। ये सबकी ड्यूटीज दे दी जाती है, नहीं दी जाती है? एक स्पेशल डे होता है तो कोई चूना डाल रहा है, लगा रहा है भैया, नहीं लगाता? ट्रैक बनाते हैं तो बच्चे चूना नहीं डालते हैं। वेरियस रिसोर्सेज आर अरेंज्ड एंड कोऑर्डिनेटर इज अपॉइंटेड whom everyone report for। अब ये सारे लोग किसे रिपोर्ट देते हैं? जाके कोऑर्डिनेटर को देते हैं। कोऑर्डिनेटर कौन होता है समझते हो ना? आपके स्कूल में कौन है कोऑर्डिनेटर? स्टाफ जो कोऑर्डिनेट करता है सब चीजों को, प्रिंसिपल से नीचे होता है ना कोऑर्डिनेटर। असलम भाई है कोऑर्डिनेटर। डायरेक्टर होता है तो ये का, ठीक है। तो सबकी अलग अलग ड्यूटीज बना देती है। सब क्या हो रहा है बेटा? ये ऑर्गेनाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो? योर स्कूल इज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ फंक्शंस and for that functions the school divided different duties to different persons, है ना भाई?
picking a right person for the right time at the right job, it is known as staffing. It will discuss in next chapter बेटा, है ना? अभी हम पढ़ रहे हैं कितने पार्ट में तोड़ सकते हो एक काम को, आप कितने पार्ट में तोड़ सकते हो, वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। डिवीजन ऑफ वर्क इज ऑर्गेनाइजिंग। हेनरी फ्योल का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क इज ऑर्गेनाइजिंग। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज ऑर्गेनाइजिंग। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज ऑर्गेनाइजिंग। ये दोनों प्रिंसिपल किसके थे बेटा? ऑर्गेनाइजिंग। बता रही है आप लोगों को समझ में? ऑर्गेनाइजिंग समझ पा रहे हो थोड़ी सी क्या होती है? ऑर्गेनाइजिंग का इन जनरल वर्ड क्या होता है? टू अरेंज फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन नीड्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब देखो बेटा, इसके कोई फायदे नहीं दे रखे हैं आपको, कोई इंपॉर्टेंस इसकी दे नहीं रखी है, डायरेक्ट इसका दे रखा है आपको प्रोसेस। क्या दे रखा है बेटा? प्रोसेस। और इसका प्रोसेस हम याद रखेंगे इधर से आई डी, बताओ एच बताओ इधर एच नहीं आएगा इसमें, ए आई इधर एच नहीं, इधर नहीं है, हाथ में उसमें इधर से याद रखेंगे इसका प्रोसेस। प्लानिंग का प्रोसेस हमने किससे याद रखा था? ऑब्लिसिव से। और इसका किससे याद रखेंगे? इधर से समझते हो? इधर आई मतलब आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। आखिर काम क्या क्या करना है बेटा? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आई का मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आईडी से भी याद रख सकते हो, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। डी से दूसरी चीज भी आती है बेटा, डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या बनाना? डिपार्टमेंट बना देना भैया। एक बिजनेस में कितने डिपार्टमेंट होते हैं बेटा? बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। आपके स्कूल में अटेंडेंस कोई और लगाता होगा, टीचर्स मीटिंग कोई और लेता होगा, फीस कोई और जमा करता होगा, है भाई? पढ़ाते आपको कोई और होंगे। तो अपने अपने क्या होते हैं? सारे डिपार्टमेंट होते हैं। बिजनेस में देखो, परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, सर्विस डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, आफ्टर सेल सर्विसेज डिपार्टमेंट अलग होते हैं। ठीक है, तो आई फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि आखिर काम है क्या क्या, काम है क्या क्या आपको करना है। उसे आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करना पड़ेगा। आपने सोचा 12 रबीउल अव्वल को आप अपनी गली सजाओगे, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे क्या क्या काम करना है गली में। गली सजाना है, ये प्लानिंग हो गई। आखिर गली में क्या क्या लगना है, ये सब क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन। ये भी एक तरीके की मेंटल एक्सरसाइज हो गई, है नहीं भाई? अब आपने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया कि भाई तू लाइटें ले आना, तुम झालर ले आना। वो तो किससे क्या मंगाओगे, चलो वो तो अलग बात है, लेकिन एक हो गया लाइट का काम, है ना भाई? एक हो गया गली का काम, एक हो गया सफाई का काम, झाड़ू लगाने का काम। इस तरीके से तमाम काम निकल के आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? तो सारे वर्क को क्या कर दिया बेटा? डिवीजन। आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। डी दो वाली को जो हो रहा है, आई से आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डी से फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन। आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया कि भाई तुम इस डिपार्टमेंट में, तुम इस डिपार्टमेंट में और तुम इस डिपार्टमेंट में, एज पर यूनिट। भाई आपकी क्या क्वालिटी है, उस क्वालिटी के हिसाब से आपका एक उसी डिपार्टमेंट में आपको ऐड कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो? अब एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन ना लो। ए से असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज बना दी कि भाई क्या क्या काम होगा, किस किस की। एक स्कूल आपके एरिया में खुलना था बेटा, जिसे खोलना था उसने प्लानिंग की, उसने बना दिया। ठीक है, स्कूल बना दिया। अब वो सबसे पहले क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा कि क्या क्या होना चाहिए, फिर डिवीजन करेगा, फीस काउंटर के लिए अलग लगाएगा बंदा, है ना? टीचिंग स्टाफ अलग रखेगा, नॉन टीचिंग स्टाफ अलग रखेगा। उसने डिवाइड कर दिया काम को, और फिर उसने क्या बना दी? डिपार्टमेंटलाइजेशन बना दिए।
कि आप प्राइमरी स्कूल प्राइमरी टीचर आप प्राइमरी तक पढ़ाओगे, आप 10th क्लास को पढ़ाओगे और आप 12th क्लास को पढ़ाओगे। तो डिपार्टमेंट बना दिए और उन डिपार्टमेंट को जब बना दिए, बनेगा ये लोगों के हिसाब से हमें समझना पड़ेगा। डिपार्टमेंट बना दिए कि भैया देखो एक स्कूल आपके एरिया में खुल रहा है तो उसने प्लानिंग की होगी, जिसने भी खोलना है तो उसने प्लानिंग की सबसे पहले। फिर उसने क्या किया बेटा, आइडेंटिफाई किया आखिर अब होना क्या क्या है। फिर उसने वर्क को डिवाइड किया कि उसने कही भैया फीस का भी काम होना है, फीस भी तो कलेक्ट करनी है, फीस कलेक्शन का काम करना है। तो उसने क्या करा, डायरेक्ट बैंक में बना दिया। ऐसा हो रहा ही नहीं हो रहा है स्कूल में आजकल। तो उसने फिर उसने डिपार्टमेंट बनाया कि हम 5वीं तक अलग रखेंगे, किंडरगार्टन का सेक्शन अलग रखेंगे, 5वीं क्लास तक प्राइमरी तक अलग रखेंगे, सेकेंडरी तक अलग रखेंगे और 12th क्लास का अलग रखेंगे। ऐसा होता नहीं होता। तो उसने अपना क्या बना दिया, डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क किया, फिर डिपार्टमेंट किया। अब किस डिपार्टमेंट में कितनी जॉब क्रिएट करनी है, किस डिपार्टमेंट में कितने ह्यूमन फोर्स की या फिर कितने पैसे की जरूरत है, तो उस हिसाब से क्या कर दिया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कर दी। अब इन ड्यूटीज की जो जगह है वो भरेंगे कहाँ, स्टाफिंग में, अगले चैप्टर में। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज हो गया बेटा। फिर आर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, फिर उस पे रिपोर्ट बनाना। चलो अब करेंगे, ठीक है। इधर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बेटा, ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है, टू अरेंज। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस को हम याद रखने इधर से IDAR, इधर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डी से डिपार्टमेंटलाइजेशन, ए से असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, आर से रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क आप बहुत अच्छे से समझते होगे, आपने हेनरी फ्योल के उसमें पढ़ा है बेटा। डिपार्टमेंटलाइजेशन दो तरीके हैं आपके सिलेबस में। वैसे तो डिपार्टमेंट बहुत तरीके के होते हैं बेटा, एक होगा आपका फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन और एक होगा डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। अभी आगे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में दे रखा है। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन वो होते हैं जो छोटे बिजनेसेस में होते हैं, और डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन वो होते हैं जो एक बिजनेस कई तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं। आगे पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। मैंने आपको बताया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज क्या होता है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, वर्क को डिवाइड कर लिया, डिवाइड के बाद डिपार्टमेंट बना दिया, किस डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत है उसे कहते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज बेटा। फिर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट the employee have to perform the job, and perform the job every individual needs some authority. So in the fourth step of organizing, अब आपने भैया क्या किया, सबसे पहले आपने आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क कर लिया कि क्या काम करना है, कैसे कैसे डिवाइड कर दिया। आपने डिपार्टमेंट बना लिया, डिपार्टमेंट के बाद आपने जॉब्स क्रिएट कर दी। अब जॉब्स क्रिएट कर दी तो हर किसी की औकात एक जैसी कर दोगे क्या? नहीं। क्या प्रिंसिपल को भी उतनी ताकत दोगे जितनी आपके स्कूल की चपरासी के पास होगी? हैं? तो आप अब क्या करोगे, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स कि किसके पास कितनी पावर होनी चाहिए, किसके पास कितनी अथॉरिटी होनी चाहिए, किसके पास कितनी रिस्पांसिबिलिटीज होनी चाहिए, ये चीज आप बनाओगे। तो ऑर्गेनाइजिंग का मेन काम क्या है बेटा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है बेटा, ये प्रोसेस है। तीसरा स्टेप क्या है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। और चौथा क्या है, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आपको समझ में नहीं आ रहा सर, आप समझ ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं रहे। समझ रहे पक्का समझ रहे हो? बताओ क्या प्रोसेस बताओ ऑर्गेनाइजिंग का। इधर आईडी इधर कहां है, सही से बैठो बेटा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क और बताओ आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, डी से डिपार्टमेंटलाइजेशन और ए से असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, आर से रिपोर्टिंग एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये क्या था, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस था। ऑर्गेनाइजिंग डज नॉट इंक्लूड, अब ये पूछ रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग में क्या इंक्लूड नहीं होता है। व्हाट विल बी डन, क्या करना है, व्हेन विल बी डन, कब करना है, व्हाई होम विल बी डन, कौन करेगा, ये नहीं होता ना, ये स्टाफिंग में होता है ना, कौन करेगा। ठीक है, ऑप्शन सी। Which of the following is not a part of organizing process, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस नहीं है। डिवीजन ऑफ वर्क है, असाइनमेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज है, असाइनमेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज में नहीं आएगा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज इसमें आएगा, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स है बेटा, वो ड्यूटीज लिखना चाह रहे थे, रिस्पांसिबिलिटी लिख दिया उन्होंने। स्पेशलाइजेशन, क्या स्पेशलाइजेशन इसका काम है ना, स्पेशलाइजेशन किसका काम है बेटा, स्टाफ।
पिकिंग अ राइट पर्सन, राइट पर्सन का मतलब क्या हो गया? स्पेशलाइजेशन। Picking a right person, right. पवन, नबीन एंड सचिन, बेटा पवन, नबीन एंड सचिन हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टॉय। टॉय इंडस्ट्री में जाना चाह रहे थे, टॉय बनाना चाह रहे थे। दे आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मेन एक्टिविटी व्हिच दे हैव टू परफॉर्म। उन्हें दो एक्टिविटी उन्होंने देखी जो उन्हें करनी पड़ेंगी। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। परचेज ऑफ मशीन, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा और मशीन खरीदना पड़ेगी। ठीक है, आगे देखो और क्या करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ टॉय, टॉय का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। असाइनमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। टॉय को बेचना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द एरिया वेयर दे कैन सेल, कहां पर वो बिक सकते हैं वो देखना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, और लोगों को क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द वर्क दे थॉट दैट 4 मैनेजर्स शुड बी अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर। 4 मैनेजर उन्होंने बनाए, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। पर्सनल को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन द अबव मेंशन। कौन सा मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन यूज हुआ है यहाँ पर? सब हुए हैं कौन सा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कौन सा हुआ है? और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे हो, जाहिर सी बात है उसमें ऑर्गेनाइजिंग ही होगा। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा। समझ रहे हैं भाई, ये यूज हुए ना सब। तो बेटा वो फंक्शन तो वो तो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का। जब ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस लग रहा है तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कौन सा यूज हुआ है? ऑर्गेनाइजिंग। क्वाइट द लाइन फ्रॉम द अबव पैराग्राफ विच हेल्प आइडेंटिफाइंग दिस फंक्शन। कौन कौन सी लाइन से आपको ये पता चल रहा है कि ये फंक्शन हुआ है बेटा? इन सब से पता चल रहा है भाई। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कर रहा है वो नहीं कर रहा है। स्टेट द स्टाइल विल नो इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से इस फंक्शन में कौन कौन से होते हैं भैया? इधर अब बताओ 6 नंबर आएंगे आपके इधर। सबसे पहले इसमें क्या करना था कि कौन सा फंक्शन है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में 4 बातें लिखते खत्म कर देते। दूसरा वो पूछ रहे कौन कौन सी लाइन से पता चल रहा है भाई, कितनी लाइनें, सबसे पता ही चल रहा है। तीसरा उन्होंने पूछा इसका प्रोसेस बताओ। प्रोसेस इधर हो गया। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनमेंट, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। समझ में आया आपको? नहीं आया? बोलो भाई। हाँ आ गया भाई। इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या फायदा होता है? देखो प्रोसेस से ही पता चल जाएगा। डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ा है नहीं पढ़ा एंट्री ट्वेल्व में? हाँ भाई। तो डिवीजन ऑफ वर्क का क्या फायदा होता है? स्पेशलाइजेशन आती है, एफिशिएंसी होती है ना। तो पहला फायदा तो हो गया स्पेशलाइजेशन। दूसरा क्या हो गया? इंक्रीज इन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तीसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। अरे भैया ये तीनों तो एक जैसे हैं। हाँ। ये तीनों क्या है? एक जैसे। एक जैसे। क्या क्या? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन आएगी। जब एक इंसान स्पेशल हो जाएगा तो वर्क क्या होगा? एफिशिएंटली होगा। और एफिशिएंटली कब होगा? जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो 3 चीज, एक ही चीज को 3 तरीके से लिख दो भैया, और तीनों इसमें गिवन है। अगर ऑर्गेनाइज अच्छे से करोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा या नहीं होगा? चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे, अच्छे से कलेक्ट करोगे, अच्छे से अरेंज करोगे तो सबको सबकी औकात पता होगी, सबको सबकी रिस्पांसिबिलिटीज अगर पता होंगी तो कोई झगड़ा होगा नहीं होगा। तो नो डिस्प्यूट हो, नो डिस्प्यूट, डिस्प्यूट में भी फायदा होगा आपको, डिस्प्यूट भी नहीं होगा। और पहली बात इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा। जब अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हो चीजों को, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर आपने पढ़ा है, तो आप डायनामिक बन जाते हो नहीं बन जाते हो? बताओ। चेंज तुरंत आप कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, लोगों का खुद का क्या होगा बेटा? पर्सनल होगा। और जब ये सारे काम होंगे तो एक्सपेंशन भी होगी और ग्रोथ भी होगी। नहीं आज में 3 तो आप वही लिखना है। ऑर्गेनाइजिंग का पहला फायदा स्पेशलाइजेशन, दूसरा फायदा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अब जब ये तीनों काम होंगे तो ग्रोथ नहीं होगी क्या? ग्रोथ भी होगी। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, बिजनेस एक्सपेंड होगा और उसकी ग्रोथ होगी। जब बिजनेस की ग्रोथ होगी तो जो बिजनेस में लोग हैं उनकी ग्रोथ नहीं होगी था। तो ग्रोथ ऑफ पर्सनल, ग्रोथ ऑफ ह्यूमंस, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय। बताओ 5 तो हो गए, 5 ही लिखना रहते हैं। नहीं आया समझ में आपको? बताओ भाई। हमने पढ़ लिया ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस हमने पढ़ ली, और ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस पढ़ लिया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, लिखो भाई, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें से ही क्वेश्चन आता है बेटा, ज्यादा इस चैप्टर में है नहीं कुछ।
आपको ही पढ़ने वाली चीजें ज्यादा है बेटा इसमें, हम्म आपके द्वारा खुद से पढ़ने वाली चीजें ज्यादा है इसमें। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, व्हाट इज स्ट्रक्चर? तुम यार कभी पढ़ते ही नहीं हो सजीरुद्दीन, ऐसा लगता है कहीं ढीठ हो, पता नहीं क्या हो, क्यों नहीं पढ़ते हो बेटा? अरे यार पढ़ते तो हैं। आपके रिएक्शन ऐसे होते हैं। बुक कहाँ है आपकी? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मिल नहीं। बुक आपकी मिल नहीं रही है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, व्हाट इज स्ट्रक्चर? फैमिली दो तरीके की होती हैं, न्यूक्लियर फैमिली होती है और एक ज्वाइंट फैमिली होती है। दोनों का स्ट्रक्चर अलग होगा नहीं अलग होगा? होता। अब बताओ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? आपकी बिल्डिंग कैसी बनी हुई है, ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है, ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। लो। देखो भैया अब आपका चेहरा देखो यार, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? क्या पता हो? जाओ यार, पढ़ाई करोगे नहीं यार। बताना भाईजान, इन्हें कितना पता क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? भाई जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम किस तरीके से इसको डायरेक्शन दे रहे हैं। आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कि किसकी क्या क्या पोजीशन है, कौन कौन लोग हैं, क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या किसकी अथॉरिटी है। आपकी फैमिली में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यही होगा, पापा फिर अम्मी फिर बड़ा भाई फिर बड़ी, अगर बड़े 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 ऐसी तो होता है फैमिली स्ट्रक्चर। हाँ। ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, कौन टॉप लेवल है, कौन कौन मिडिल middle लेवल level, कौन है। lower टॉप level। लेवल डायरेक्ट मिडिल लेवल को बता रहा है, या फिर टॉप लेवल सॉरी टॉप लेवल डायरेक्ट एम्प्लॉय को बता दे रहा है, मिडिल लेवल है ही नहीं। ऐसे भी बहुत से बिजनेस होते हैं जिनमें मिडिल लेवल है ही नहीं। होता ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मिडिल लेवल आर क्लास एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है आर क्लास स्ट्रक्चर। आपके सिलेबस में नहीं है। टेक्नोलॉजी की वजह से मिडिल क्लास गायब हो गया, टेक्नोलॉजी की वजह से मिडिल लेवल गायब हो गया। सब कुछ अब क्या कर रही है? टेक्नोलॉजी कर रही है। देखो मीनिंग एंड कंसीडरेशन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, when the manager are perform organizing functions an organizational structure get created automatically when define the job position the authority responsibility of different employee। मैं वही बता रहा हूँ बेटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, किसकी क्या क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसे जाके रिपोर्ट करेगा, ऊंचा कौन है नीचा कौन है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। किसके पास पावर ज्यादा है, किसके पास पावर कम है, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, ये सब क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। हर जगह कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता ही होता है बेटा। बात आ रही है आप लोगों को समझ में? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से बेटा चैप्टर में से पॉइंट आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट means how many employee or subordinate can be effectively managed by one manager। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है एक बंदे के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, उस वो बोलते हैं उसकी स्पैन है। ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट चेन एक तरीके की कि आपके अंदर कितने काम कर रहे हैं। अगर सजीरुद्दीन के अंदर 5 लोग नीचे 5 लोग काम कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। पूरे 5 और इन्हें मिला के 6 लोगों को क्या बोलेंगे? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलेंगे। कि एक सुपीरियर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, एक कितने सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर को जाके रिपोर्ट करते हैं, उसे बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क जब हम करते हैं तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बना देते हैं कि 5 लोगों को ये संभाल लेगा, 10 लोगों को ये संभाल लेगा, इस तरीके से बेटा। ठीक है। When the authority and responsibility relationship are established in organizing process, then the manager must keep in mind the span of control। वही मैं आपको बता रहा था पहले। Importance of organizational structure, जब स्ट्रक्चर होता है ना तो सबको पता होती है उनकी क्या क्या अथॉरिटी है, क्लियर हो जाती है अथॉरिटी, क्लियर हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्लियर हो जाता है कौन किसे जाके रिपोर्ट करेगा बेटा। सबकी जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, देखो कहीं का फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, कहीं का इनफॉर्मल होता है। तो इनफॉर्मल थोड़ा फैमिली बिहेवियर वाला होता है, कोई किसी से कुछ कह सकता है। अब आपके फादर आपसे भी कुछ कह सकते हैं बेटा, आप अपने फादर से भी कुछ कह सकते हो। ऐसा तो नहीं ना आप अपने बड़े भाई से बोलोगे फिर बड़ा भाई जाके अम्मी को बोलेगा, अम्मी जाके पापा को बोलेंगी, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन कुछ बिजनेस फॉर्मल होते हैं, नीचा फिर ऊपर को, फिर ऊपर फिर ऊपर फिर फॉर्मल होते हैं, कुछ होते हैं नॉर्मल से होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के क्या फायदे होते हैं बेटा? सबकी अथॉरिटी पता चल जाती है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल जाती है, कौन किसे जाके रिपोर्ट करेगा, कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं बेटा? पता चल जाती हैं। जो आप डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हो बेटा, यही तो एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या हो, बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट है तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर हो जाता है। एक ही डिपार्टमेंट है उसके अंदर 2-3 फंक्शन है तो वो फंक्शनल हो जाता है ना। मैट्रिक स्ट्रक्चर हो जाता है, आर क्लास स्ट्रक्चर हो जाता है। कितने स्ट्रक्चर होते हैं? बहुत सारे। आपके में तो 2 हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो आप टेंशन ना लो,
स्पैन ऑफ मैनेजमेंट समझे बेटा, एक सुपीरियर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं। A tall structure has a narrow span of management, no span, informal organization, wide span of management. A tall structure, जो बड़ा स्ट्रक्चर होता है, बताओ आपके पास एक तो बुक नहीं है यार, मैं देख लूं कहाँ है भैया आपकी बुक, क्यों सजीरुद्दीन, अरे यार अमान पे है। इस पे आपकी बुक अमान अमान पे क्या कर रही है ये तो बताओ। आज चलिए जाएंगे तभी ले लेंगे उनके कौन से अमान पे है? अमान पे वो है एक क्लास के, वो यार छुट्टी में रख लेगा यार हमारी किताब अपने बैग में, कहाँ रख के घर लेगा अपने रख के, क्यों? क्या है सीट पर रखी हुई। छोड़ भी दो। देखो बेटा, अट याद रखना ये वाला, अ टॉल स्ट्रक्चर हैज, जो बड़े स्ट्रक्चर होते हैं उनमें नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होती है, नो स्पैन होती है, स्पैन होती नहीं। स्पैन समझते हो ना, एक सुपीरियर के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है बेटा, तो एक के अंदर कितने काम करेंगे, कम लोग काम करेंगे, तभी तो स्ट्रक्चर बड़ा हुआ होगा। अगर बेटा ईमानदारी से एक बात बताओ, एक ही इंसान के अंदर सारे लोग काम करेंगे तो स्ट्रक्चर ही क्या छोटा सा स्ट्रक्चर है फिर तो, है ना भाई। अगर एक ही बॉस है उसके अंदर ही सबको काम करना है तो स्ट्रक्चर क्या है, छोटा सा है। अब कम लोगों के अंदर छोटे छोटे लोग काम कर रहे हैं, एक मेरे अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं, मैं जिसके अंदर काम कर रहा हूँ उसके अंदर 2 कर रहे हैं, पर जो जिसके अंदर काम कर रहा है उसके अंदर कोई 1 कर रहा है। तो इस तरीके से ये तभी तो टॉल स्ट्रक्चर बनेगा। तो एक टॉल स्ट्रक्चर में स्पैन कैसी होती है, छोटी छोटी हैं। हु रिपोर्ट टू होम इज मेड क्लियर बाय, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, ये प्लानिंग बताती है या ऑर्गेनाइजिंग बताती है? प्लानिंग। कौन किसे रिपोर्ट करेगा भाई, आप रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब बताओ तुम यार, 10 बार मैंने तुमसे कहा कि ऑर्गेनाइजिंग में क्लियर हो जाता है कि अथॉरिटी किसकी क्या है, रिस्पांसिबिलिटी किसकी क्या है, कौन किस चीज के लिए रिस्पांसिबल है, कौन किसे जाके रिपोर्ट करेगा। ये 4 चीजें मैंने तुम्हें ऑर्गेनाइजिंग में नहीं बताई, फिर भी तुम्हारे मुंह से निकल रहा है प्लानिंग। तुक्को वाली जिंदगी छोड़ दो भैया, पास होना है तो। Name the framework within which managerial and operational activity are performed. State any 3 reasons for importance of that framework. बताओ भाई, इसके 3 फायदे बता दो ऑर्गेनाइजिंग के। इफेक्टिव रिलेशनशिप्स होता है, कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये होता है, सबके पास क्लियर अथॉरिटी और क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये है, और कौन किसे जाके रिपोर्ट करेगा ये कहते हैं क्लियर हो जाता है। ये इसके फायदे। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट समझे आप लोग। अब देखो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें बेटा पढ़ लेना, ज्यादा कुछ है नहीं फिलहाल। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तुम लोग इतने नालायक होना सजीरुद्दीन बेटा, तुम ऐसे पास हो जाओगे। किताब घर पे किताबें खोल के नहीं देखोगे, किताब ही नहीं खोलोगे क्या देख के। कल को पेपर है, ये हालत है तुम्हारी। तुम्हारा 22 को तुम्हारा अपना निकाल लेंगे क्या वो बेटा बोलो। चलो पढ़ो, कोई बात नहीं। टाइप क्या लिखा बेटा, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। आपके सिलेबस में 2 ही टाइप है स्ट्रक्चर के बेटा, एक है फंक्शनल और एक है डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर। इधर देखो, समझने वाली बात है, इसमें लिख तो खुद ही लोगे। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, देखो दुनिया में कुछ छोटे बिजनेस होते हैं और कुछ बड़े बिजनेस होते हैं। तो जो छोटे बिजनेस होते हैं उनके लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, जो बड़े बिजनेस होते हैं उनके लिए डिविजनल होता है। आप इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन आप छोटे बड़े को कंसीडर ना करो तो अच्छा है। बेटर तरीका क्या है बेटा, दुनिया में कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो एक ही प्रोडक्ट बनाता है। अब एक प्रोडक्ट वाला भी तो बहुत बड़ा हो सकता है भैया, हो सकता है बड़े लेवल। मारुति सुजुकी एक ही तो प्रोडक्ट बनाती है, कार ही तो बनाती है खाली। अब उन्होंने 2 डिपार्टमेंट बना लिए फिलहाल, मारुति सुजुकी ने एक नेक्सा बना लिया है
और प्रीमियम कार के लिए और एक दूसरे, लेकिन आज तक तो उनका एक ही डिपार्टमेंट था ओनली। तो कुछ कंपनियां ऐसी होती है बेटा जो एक प्रोडक्ट बनाती हैं, बिजनेस मतलब है कंपनी होती है बड़े बड़े बिजनेस। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं बेटा जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। मोर देन वन प्रोडक्ट। ये तो हो गया प्रोडक्ट के हिसाब से। भाई कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो एक प्रोडक्ट बनाता है, हाँ कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक एरिया में काम करते हैं, जैसे नॉर्थ में काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्थ में भी काम करते हैं, साउथ में भी काम करते हैं, ईस्ट में भी काम करते हैं और वेस्ट में भी। कुछ एक रीजन में काम करते हैं, कुछ मोर देन एक रीजन, कुछ एक रीजन से ज्यादा में काम करते हैं। तो बताओ, जो एक तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, जो एक रीजन में काम करते हैं, उनके लिए जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर थोड़ा होता है लेस कॉस्टली। इसमें कॉस्ट क्या होती है? कम होती है। ये सब पढ़ रहे हो फायदे इनके संग में। अभी खुद पता चल जाएगा कि फंक्शनल क्या होता है, डिविजनल क्या होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर की जरूरत कहाँ होती है? जो बिजनेस एक तरीके का प्रोडक्ट बनाता है, जो एक रीजन में काम करेंगे, उनके लिए फंक्शनल क्या होता है? लेस कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू डिविजनल के साथ। तो डिविजनल क्या होगा? थोड़ा सा कॉस्टली होगा, हायर कॉस्ट। फंक्शनल में कम लोगों की जरूरत होती है, कम पर्सनल। डिवीजन में ज्यादा होगी, मिनिमम कम लोगों की जरूरत होगी। इसमें बेटा ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। इसमें डिवीजन। अब तुम देखो फंक्शनल क्या होता है, डिविजनल क्या होता है। जैसे एक कंपनी है बेटा मारुति, अब तो मारुति सुजुकी ने भी 2 बना लिए, है ना। मैं तुम्हें नॉर्मल से एग्जांपल दूं, जैसे कोई कंपनी है बेटा, ठीक है, उसका ओनली काम है बाइक बनाने का, जैसे हीरो होंडा है। अब तो हीरो है ना, उसका नॉर्मल काम क्या है बेटा? बाइक बनाने का। क्या वो बाइक के अलावा कुछ बनाती है? वो बाइक के अलावा कुछ भी नहीं बनाती। तो उसका सिर्फ एक डिपार्टमेंट होगा, बाइक डिपार्टमेंट। वो डिपार्टमेंट कह लो चाहे बिजनेस कह लो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बाइक, ये तो उसका एक ही बिजनेस है ना। तो अब इसके अंदर फंक्शंस होंगे। इसके अंदर फंक्शंस कौन कौन से होंगे बेटा? इसके अंदर फंक्शन होगा सेलिंग का, इसके अंदर फंक्शन होगा परचेज का, परचेज डिपार्टमेंट। जो सारे डिपार्टमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? फंक्शन। सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या बेटा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ऐसे ही बेटा फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट, है ना। एक बिजनेस है, उसका काम सिर्फ क्या है? एक। तो उसी के अंदर फंक्शन होंगे खाली, इसे बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? आपका सिर्फ बिजनेस कौन सा? एक तरीके का आप प्रोडक्ट बना रहे हो, एक से ज्यादा नहीं बना रहे हो। अब मान लो बेटा टाटा, बेटा कौन है? टाटा। अब टाटा की बेटा मोटर भी है और टाटा का नमक भी है ना भाई। टाटा का मोटर भी और टाटा का नमक भी। क्या जो गाड़ियां बनाते हैं वो नमक बना सकते हैं? ना। क्या जो नमक बनाते हैं वो गाड़ियां बना सकते हैं? बताओ, नहीं बना सकते ना। तो इसे कहेंगे डिपार्टमेंट 1 और इसे कहेंगे डिपार्टमेंट 2। इसे कहेंगे डिपार्टमेंट 1 और इसे कहेंगे डिपार्टमेंट 2। यहाँ पर ओनर बैठा हुआ होगा, टॉप लेवल का जो सीईओ होगा, सीईओ ऑफ कंपनी होगा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कंपनी होगा, है बेटा। उसने क्या करा? 2 डिपार्टमेंट बना दिए। एक टाटा मोटर, इसका क्या बनाया होगा? एक मैनेजर है ना, और इसका भी एक क्या बनाया होगा बेटा? मैनेजर। अब क्या इनके अंदर डिपार्टमेंट नहीं होंगे? हाँ होंगे। वही डिपार्टमेंट जो यहाँ पर सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन। क्या कार नहीं बेचना तो सेलिंग डिपार्टमेंट। क्या बनानी नहीं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या रॉ मटेरियल खरीदना नहीं परचेज डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट। क्या पैसे को अरेंज नहीं करना? फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब क्या इसके अंदर ये चीजें नहीं होंगी? हाँ होंगी, सबके अंदर। इसके अंदर भी ये सारी चीजें होंगी। तो देखो यहाँ एक तरीके से ज्यादा थे बिजनेस थे। अब टाटा का बेटा तनिष्क भी है, ज्वेलरी का भी बिजनेस है। तो ऐसे तमाम, टाटा तो इतना बड़ा एक बिजनेस है बेटा कि उसके अंदर 50 तरीके के डिपार्टमेंट है। टाटा नमक, टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा ये, टाटा वो, है ना भाई। ऐसी रिलायंस है, जियो है, रिलायंस केमिकल है, रिलायंस इंडस्ट्री है, कितने उसके अपने बिजनेस हैं, बताओ भाई। तो कम लोगों की जरूरत कौन से डिपार्टमेंट में पड़ी? फंक्शनल। ज्यादा लोगों की जरूरत किसमें पड़ी? डिविजनल स्ट्रक्चर। पैसे ज्यादा किसमें लगते हैं? डिविजनल। और पैसे कम किसमें लगते हैं? एक बिजनेस है जो एक तरीके का काम करता है, कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा? डिविजनल स्ट्रक्चर।
एक बिजनेस है जो एक तरीके का प्रोडक्ट बनाता है बेटा, फंक्शनल, फंक्शनल स्ट्रक्चर, हाँ सॉरी पर्सनल, और एक तरीके से ज्यादा का बिजनेस है डिविजनल, डिविजनल। एक बिजनेस है बेटा वो नॉर्थ में भी काम करता है, ईस्ट में भी काम करता है, वेस्ट में भी काम करता है, डिविजनल, डिविजनल। और सिर्फ ईस्ट में काम करता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, सिर्फ वेस्ट में काम करता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल। सिर्फ पार्ट आ गई तो फंक्शनल। बात आई आप लोगों को, यहाँ तक समझ में नहीं आई? फंक्शनल स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है या डिविजनल स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है? फंक्शनल ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। बताओ भाई, फंक्शनल ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इसके लिए, सीईओ के लिए फंक्शनल ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है या डिविजनल? एक ही रास्ता है, आप जिस रास्ते से गुजर रहे हो वो एक ही है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी आएगी? जब रास्ते 4-5 होंगे तब कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ना। तो सीईओ के लिए टफ तो ये रहेगा ना, किसमें पैसे लगाऊं किसमें पैसे ना लगाऊं। सीईओ को किसमें ज्यादा सोचना पड़ा? डिविजनल। फंक्शनल में क्या सोचना है यार, काम ही एक है उसका, डिविजनल में सोचना पड़ेगा फिर, है ना भाई? डिविजनल में ज्यादा, डिविजनल में सोचना पड़ेगा। बात आ रही है आप लोगों को समझ में? इतना सब क्लियर हुआ? हाँ। पक्का? ये क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बेटा बताओ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बाद क्या है आपकी बुक में? अरे कुछ तो पढ़ा होगा मेरे भैया, रिवीजन चल रहा है यार। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चैप्टर खत्म, फॉर्मल, नहीं चैप्टर खत्म, डेलीगेशन होगा, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी सब होगा अभी इसमें। फॉर्मल वगैरह। ये क्या था बेटा? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है भैया? साहब यार मैं क्या करूं सजीरुद्दीन, तुम्हारा क्या होती है बेटा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? भाई बंदा एक सुपीरियर के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं? हाँ तो तुम्हें क्यों नहीं पता बेटा? अरे मुझे पता, तो मैं सोच रही यार मैंने गलत मैं गलत ना बता दूं, मैं खा जाऊंगा तुम्हें, मार दूंगा तुम्हें कि गलत ना बता दूं। सबके अपने अपने फायदे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल का अपना फायदा होता है और डिविजनल का अपना फायदा होता है। ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट के हिसाब से एक्टिविटी को ग्रुप कर रहे हो। प्रोडक्ट टाटा नमक अलग रख दिया, टाटा मोटर अलग रख दिया, टाटा स्टील अलग रख दिया। कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? फंक्शनल, फंक्शनल पहला वाला, डिविजनल। बताओ कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? डिविजनल, डिविजनल स्ट्रक्चर। एवरी डिविजनल स्ट्रक्चर हैज द फंक्शनल स्ट्रक्चर इन इट। बात सही है? हर डिवीजन के अंदर तो फंक्शन होता है, तो डिविजनल के अंदर तो फंक्शंस होती हैं। ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है, चलो अच्छी बात है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टोन समझते हो ना? कोई इंसान व्हाइट टोन का होता है, कोई ब्लैक टोन का होता है, कोई ग्रे टोन का होता है, वो होता है कलर के हिसाब से। और बिजनेस में किसके हिसाब से पढ़ेंगे? वर्क करने के तरीके को। टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के काम करने की कितनी टोन होती हैं? 2, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब क्या होता है? एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल में क्या आता है? थोड़ा सा ऑफिशियल। फॉर्मल को क्या बोलते हैं? ऑफिशियल। और इनफॉर्मल को क्या बोलते हैं? थोड़ा सा अनऑफिशियल बोलते हैं वैसे, अनऑफिशियल सही कह रहे हो। जोड़ जगह चल जाए। व्हेन द मैनेजर आर कैरिंग ऑन बिजनेस कर चुका है आपके सिलेबस से, ये पता है? ये वाला ऑफ फॉर्मल। When the manager are carry on organizing process, then the result of organizing process and organization structure is created to achieve systematic working. Systematic working कहाँ होती है? फॉर्मल में या इनफॉर्मल में? फॉर्मल में, जहाँ इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी से प्रोवाइड करानी है। फॉर्मल या इनफॉर्मल? इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी। इनफॉर्मल। बात आ रही है आप लोगों को समझ में? सर करके बात कर रहे हो, कौन से स्ट्रक्चर? फॉर्मल। भाई जा रहा है समझ में तो इनफॉर्मल। फॉर्मल कब जरूरी होता है? जब बिजनेस छोटे हो, है नहीं भाई? फॉर्मल कब होते हैं? जब बिजनेस छोटा हो। इनफॉर्मल छोटे होंगे तब भी चल जाएगा, बड़े होंगे तब भी चल जाएगा। जहाँ के एम्प्लॉय बहुत बेकार है, नालायक है, ढीठ है, वहाँ फॉर्मल से काम चलेगा इनफॉर्मल से? फॉर्मल से। क्यों? इनफॉर्मल में अपनी फैमिली में एम्प्लॉय बेकार है बेटा, एम्प्लॉय क्या है? बेकार है, उनसे इनफॉर्मल हो गए और बेकार हो जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे। अगर स्टूडेंट से टीचर इनफॉर्मल हो जाता है तो स्टूडेंट बेकार हो रहा है नहीं हो रहा है आज की डेट में? सब टीचर कह रहे हैं हमारा तो हम तो दोस्त हैं, तुम्हारा टेंशन मत लो। स्टूडेंट से इनफॉर्मल होके स्टूडेंट बेकार नहीं हो रहे हैं,
तो जहाँ के एम्प्लॉय बेकार होंगे उसमें कौन से स्ट्रक्चर की जरूरत, कौन से ऑर्गेनाइजेशन टोन की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मल। और जहाँ अच्छे लोग होंगे वहाँ इनफॉर्मल। ठीक है। फॉर्मल में देखो क्या फायदे होते हैं, सिस्टमैटिक वर्किंग होता है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है, इनफॉर्मल में भी होता है बेटा। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, ओवरलैप नहीं होता वर्किंग में, ऐसा नहीं होता कि कल काम कर लेंगे, कल काम कर लेंगे फॉर्मल में कह सकते हो नहीं, इनफॉर्मल में तो कह सकते हो। कोऑर्डिनेशन बना रहता है फॉर्मल में। ठीक है। मोर एम्फसाइजेस ऑन वर्क, लोग किसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, वर्क के बारे में। क्रिएशन ऑफ चेंज ऑफ कमांड, कमांड जो आ गई भाई वही लास्ट फैसला है। मिलिट्री में फॉर्मेलिटी चाहिए, इनफॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी चाहिए, कहीं कहीं पर तो फॉर्मल होना ही चाहिए। बात आ रही है आप लोगों को उसमें। डिसएडवांटेज क्या है, डिले इन एक्शन, फॉर्मल में एक्शन लेने में डिले हो जाता है भाई, बात पहुंचाने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा, और इनफॉर्मल होगी एक्शन जरा सी देर में ले लिया जाएगा। बात आ रही है आप लोगों को समझ में। आपके घर वाले आपस में डिसीजन जल्दी ले लेते हैं या बाहर के लोग, जैसे आपकी शादी होनी है तब डिसीजन एकदम फटाफट ले लेंगे, या फिर आपको घर से बाहर निकालना है तब डिसीजन फटाफट ले लेंगे हैं? अगर बाहर का कोई चीज होगी तो आपके घर वालों को डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आपकी कुटाई में उन्हें डिसीजन, आपकी एक जगह एक आपको पीटना है, दूसरा है आपको शादी करनी है किसी से, घर वाले किस में डिसीजन जल्दी ले लेंगे, आपको पीटने का डिसीजन जल्दी लेंगे या आपकी शादी करने का डिसीजन जल्दी लेंगे? पीटने का एकदम ले लेंगे फटाफट, क्योंकि आप उनसे क्या हो, इनफॉर्मल हो। मगर जो बंदा नया आएगा आपकी फैमिली में, बाद में चाहे इनफॉर्मल हो जाए, उस टाइम तो इनफॉर्मल नहीं है ना, फॉर्मल है उस टाइम। हाँ, तो डिले होता है एक्शन में, इनफॉर्मल में एक्शन लेने में डिले होता है। इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय, अब डायरेक्ट कमांड दे रहा है बंदा तो उसे सोशल नीड्स के बारे में कहाँ पता होगा? भाईचारा किस में होता है, फॉर्मल में इनफॉर्मल में? फॉर्मल, वो इनफॉर्मल में। एम्फसाइज ऑन वर्क ओनली, सिर्फ वर्क के बारे, वर्क हमेशा फॉर्मल बस, इसके उल्टे क्या हो जाएंगे, इनफॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, पक्का? इसके नुकसान देखो इनफॉर्मल के, इनफॉर्मल में र्यूमर बहुत फैलते हैं। र्यूमर फैलते, अफवाह, अच्छा अफवाह फैलते नहीं फैलते। फॉर्मल में तुम बॉस से ऐसी बात ही नहीं कर पाओगे, इनफॉर्मल में तो कह दो बॉस मैंने तुम्हारी वाइफ को किसी के साथ देखा था आज। र्यूमर फैल गया नहीं फैल गया, बॉस का मूड ऑफ होगा नहीं होगा भाई, बताओ। नो सिस्टमैटिक वर्किंग, फॉर्मल इनफॉर्मल में ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल, बेटा बोलो दोनों में ही आ सकता है, मगर इनफॉर्मल ज्यादा है। मोर एम्फसाइजेस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट की तरफ कौन ज्यादा भागता है, फॉर्मल इनफॉर्मल। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये जरूर पढ़ के जाना बेटा। ठीक है, ये मैंने जो बताया वो एक तरीके का डिफरेंस ही है। सिस्टमैटिक वर्किंग किस में होगी, फॉर्मल में, तो इनफॉर्मल में नहीं होगा, पहला डिफरेंस हो गया है ना। र्यूमर किस में फैलेंगे, इनफॉर्मल में, फॉर्मल में नहीं फैलेंगे। दूसरा हो गया डायरेक्ट कमांड किस में आएगी, फॉर्मल में। इनफॉर्मल में डायरेक्ट कमांड आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। फिर बेटा डिले किस में होगा, डिले होगा भाई फॉर्मल में डिले हो जाएगा, इनफॉर्मल में नहीं। चार हो गए, अपनी तरफ से बनाना बेटा है ना। थोड़ा भाईचारा, फैमिली मेंबर किस में, फैमिली की तरह ट्रीट किस में होगा, फॉर्मल में। इनफॉर्मल में नहीं होगा। बात आया। तो ये कहते हैं दो टोन ऑफ स्ट्रक्चर। आपको बताना पड़ेगा सजीरुद्दीन, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन फॉर गिविंग राइज टू र्यूमर फैलते हैं, कौन सी है, फॉर्मल इनफॉर्मल। बढ़िया। नेम द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज डेलिबरेटली डिजाइन बाय टॉप मैनेजमेंट, वो कौन सी टोन है जो टॉप लेवल डिजाइन करता है कि भाई ऐसा होना है तो ऐसा ही होना है, फॉर्मल बस। बढ़िया। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, लिखो बेटा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन? डिले होना भाई, नहीं, डेलीगेट कर देना, अपनी अथॉरिटीज किसी दूसरे को दे देना। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर आर असाइन लॉट ऑफ वर्क एंड मैनेजर अलोन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क। इन हर कंपनी में बेटा मैनेजर को बहुत सारा काम होता है, मैनेजर के पास होता नहीं होता है। अब वो मैनेजर कभी किसी छुट्टियों पे जा रहा है अपनी वाइफ के साथ, कि भाई घूमने चला गया, तो वो क्या करता है, अपनी अथॉरिटीज दूसरे को दे जाता है कि भाई आप देख लेना। आपने मूवी देखी होगी बाजीगर, है ना, उसमें वो क्या है, वो चला जाता है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी
देके चला जाता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी दे जाता है, मतलब क्या होता है, नाउ यू कैन टेक डिसीजन। आपने अपनी अथॉरिटीज क्या कर दी, डेलीगेट कर दी, किसी और को दे दी, किसी और को डेलीगेट कर दी, किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दी, पूरे तरीके से नहीं, आपने बस डेलीगेट कर दी। आज भी उसके जिम्मेदार कौन होगा, तुम होगे। जिम्मेदार कौन होगा, हम ही होंगे, लेकिन तुम होगे। अगर नरेंद्र मोदी आज, मान लो नरेंद्र मोदी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, कोमा में चले गए, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, अपनी अथॉरिटीज किसी दूसरे बंदे को डेलीगेट कर दी थोड़ी देर के लिए। प्रधानमंत्री नहीं बनाया, क्या कर दिया, डेलीगेट कर दी। लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, नरेंद्र मोदी की। तुमने ऐसे बंदे को करी क्यों, जिसने कुछ गलत करा, गलत कर दिया। तो अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं हो सकती। ओनली अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेट, बट अकाउंटेबिलिटी कांट। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, जवाब देना। बात आ रही है आपको समझे? तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो सकता है, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, क्या डेलीगेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसे बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी की अकाउंटेबिलिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर आपने इनसे कहा कि भाई तू ये काम कर लेना, आपकी अम्मी ने आपसे पानी मंगवाया, आपने कहा फैजान यार पानी लेके आ जाओ, फैजान पानी लेके नहीं आए, आपकी अम्मी किससे कहेंगी, आपसे कहेंगी। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी किसकी बन रही थी, आपकी बन रही थी, कि आपसे कहा था, आप लेके क्यों नहीं आए। आपने तो अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करा, फैजान पे डेलीगेट कर दी, मगर वो डेलीगेशन से फैजान नहीं, नुकसान तो किसे हुआ, आपको हुआ। बात आ रही है आप लोगों को समझ में है भाई? बढ़िया। ऑल फाइल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय मी। एक मैनेजर यहाँ देखो कह रहा है ऑल फाइल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय मी, सारा काम मुझे करना पड़ेगा। तो ये डेलीगेशन है या नहीं है? नो डेलीगेशन। अगर वो किसी दूसरे को देता तो होती डेलीगेशन, लेकिन अगर कोई गलत अप्रूव कर देता तो फंस जाता वही। तो देखो भाई, अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट हो सकती है, मगर अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं हो सकती। बात आ रही है आप लोगों को समझ में या नहीं आ रही है? एक ब्रिज बनना था बेटा, एक पुल बनना था, बहुत बड़ा सा पुल था बेटा, बनना था, सरकार को बनाना था। सरकार ने किसी कंपनी को दे दिया ऑर्डर और उस कंपनी ने बनाया और कल को वो पुल गिर गया, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी, पब्लिक किससे कहेगी? पब्लिक ने अपना पैसा किसे दिया, सरकार को दिया, गवर्नमेंट को दिया, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी भाई। बता रही है आप लोगों को समझ में? आपके घर में लाइट नहीं आ रही है, आप लाइट की कंपनी वाले को कॉल जरूर कर सकते हो, क्योंकि सरकार ने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर रखी है। लेकिन कल को वो कहना मैं दूंगा ही नहीं, तो आप उससे जाके कहोगे या गवर्नमेंट से कहोगे? गवर्नमेंट सारी अथॉरिटीज को डेलीगेट करता है, नहीं करता है? आपने स्कॉलरशिप फॉर्म भरा, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई, आपने स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट को कॉल किया कि भाई हमारी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रही है, उसने कहा भाई हम आपको स्कॉलरशिप नहीं देंगे, उसने कोई रीजन भी नहीं बताया, आपने कहा भैया रीजन तो बताओ क्यों नहीं दोगे, कहा नहीं भाई हम नहीं देंगे, बस हमें कॉल मत करो बार बार। आप किसे अकाउंटेबल मानोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मानोगे, नहीं मानोगे? तो अथॉरिटी कैन बी डेलीगेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेट, बट अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेट। अथॉरिटी मींस पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन। थ्री एलिमेंट ऑफ डेलीगेशंस, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट हो सकती है, मगर अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं हो सकती। अथॉरिटी हमेशा किसके इक्वल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के। हेनरी डॉल का थर्ड लॉ, सेकंड या थर्ड जो भी सेकंड लॉ है ना बेटा। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, द ऑब्लिगेशन ऑफ डूइंग समथिंग, कोई काम करने की जो ऑब्लिगेशंस है आपके ऊपर, जिम्मेदारी है, वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर ऑफ टेकिंग डिसीजंस क्या होती है, अथॉरिटी होती है। जवाबदेही क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। To make sure that the employees are subordinate, perform their responsibility in their expected manner, the accountability is created. Accountability means subordinate will be answerable for the non-compliance of task. Answerable to someone is known as accountability. इनके डिफरेंस जरूर पढ़ लेना बेटा, ठीक है? नहीं पढ़ोगे? हाँ पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, आप जो डेलीगेट कर रहे हो, अपनी अथॉरिटी दूसरे को देके जा रहे हो, इसके क्या क्या फायदे हो रहे हैं? सबसे पहले वर्कलोड कम हो रहा है। वर्कलोड क्या कम हो रहा नहीं हो रहा है, पूरा काम आप पे था, आपने किसी पे ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हो गया, वर्कलोड कम हो गया। दूसरा फायदा इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट।
एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, पहले सारा काम आप कर रहे थे, आप बॉस कर रहा था पूरा काम, बॉस ने एक एम्प्लॉय को दे दिया, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा नहीं होगा, कहेगा यार बॉस वाला काम कर रहे हैं तो यार आज मोटिवेट होगा नहीं होगा, तो मोटिवेट होगा। फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, जब एक दूसरे का काम इंसान कर लेगा तो क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ होगी। अगर सारा काम पहचान तुम कर रहे हो तो तुम नहीं आए आज तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी पावर किसी दूसरे के पास है तो फैक्ट्री बंद होगी क्या, नहीं होगी, तो ग्रोथ होगी नहीं होगी, ग्रोथ होगी। वर्कलोड क्या होगा, कम होगा। आपका खुद का एक आपने जिसे काम दिया उसका डेवलपमेंट होगा नहीं होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। रिड्यूस वर्कलोड, भाई बेटर कोऑर्डिनेशन, क्या रहेगा, बेटर कोऑर्डिनेशन बेटर रहेगा। बात आ रही है आपको समझ, तो कोई 5 पढ़ लो बेटा, रिड्यूस द वर्कलोड। डेलीगेशन का फायदा होता है रिड्यूस द वर्कलोड। एम्प्लॉयज मोटिवेशन, एम्प्लॉयज का क्या रहता है भाई, मोटिवेट रहते हैं, और रिड्यूस द वर्कलोड, एम्प्लॉयज मोटिवेट रहते हैं, आप में और एम्प्लॉयज में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क इफेक्टिवली, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा बन जाता है, इफेक्टिव बन जाता है। टाइम कम लगता है, ज्यादा लगता है, टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, कम लगेगा। पहले सिर्फ आप ले सकते थे डिसीजन, और आप यहाँ हो नहीं तो टाइम लगता नहीं लगता, अगर ये ले सकते आप डेलीगेट कर गए तो टाइम कंज्यूमिंग, तो क्या करता है भाई ये, टाइम कंज्यूमिंग। अब ये बताएंगे सजीरुद्दीन, राम was given a task by his superior to prepare a plan for 15 दिन। राम was given a task by his superior to prepare a plan for 15 days। राम के सुपीरियर ने, राम एम्प्लॉय है, उस बॉस ने कहा 15 दिन का प्लान बना के लेके आओ। He asked two of his subordinate, उसने अपने नीचे वाले से कहा यार तू बना दे। तो ये क्या है, one of the subordinate met an accident। आगे देखो, two aspect of his task, राम ने अपने टास्क के 2 एस्पेक्ट दे दिए नीचे वाले को, पूरा टास्क होगा ये 5-6 टास्क थे उसमें, 2 टास्क किसे दे दिए, नीचे वाले को दे दिए। कम हो गया। वन ऑफ द सबऑर्डिनेट मेट विद एन एक्सीडेंट, और एक सबऑर्डिनेट का एक्सीडेंट हो गया, एंड कुड नॉट कंप्लीट हिज टास्क, और अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाया। हु इज आंसरेबल फॉर दिस, आंसरेबल कौन होगा, वो सबऑर्डिनेट होगा या राम होगा, राम होगा। राम, भाई राम को बॉस ने तो राम को दिया ना, हाँ। तो आंसरेबल कौन होगा बेटा, राम इज अकाउंटेबल। डेलीगेशन इज ऑप्शनल या कंपलसरी, ऑप्शनल है भाई, कंपलसरी क्यों होगा, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, देना दो नहीं देना मत दो, भाई बताओ, कंपलसरी है डेलीगेशन, राम चाहता तो खुद नहीं कर लेता, 1 घंटा हो गया, उसकी मर्जी है। सेंट्रलाइजेशन एंड क्या हो गया बेटा, 1 घंटा हो गई, 52 मिनट की। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से आप याद रखना, नॉर्थ कोरिया सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज है। पावर ऑफ टेकिंग डिसीजंस कुछ चुनिंदा हाथों में होती है तो उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। जैसे मिलिट्री किसके कंट्रोल में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, या फिर प्रेसिडेंट के कंट्रोल में है, तो ये क्या है, सेंट्रलाइज है। और कुछ चीजें क्या होती हैं बेटा, डिसेंट्रलाइज है। आपके घर में आपकी माँ भी एक्शन ले सकती है और आपके फादर भी एक्शन ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया। कुछ बिजनेस डिसेंट्रलाइज होते हैं और कुछ बिजनेस सेंट्रलाइज होते हैं। कहीं कहीं पर सेंट्रलाइजेशन जरूरी है, कहीं पर डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। एक होती है बेटा, आगे जाके पढ़ोगे, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। आगे हमें क्या करना है, किस चीज का बिजनेस करना है, ये भैया सेंट्रलाइज होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए। यार एम्प्लॉय थोड़ी बताएंगे आप किसका बिजनेस कर लो, सेंट्रलाइज। आप आप टाटा में काम कर रहे हो, आप रतन टाटा तो अब तो चलो डेथ हो गई, या फिर आप जो भी आज सीईओ है आप उससे जाके ये कह सकते हैं कि सर यार ये सब टाटा वाटा का काम ये सब बंद करो और नमक का काम करो खाली, और सब काम बंद करो, कह सकते हो क्या? नहीं। कौन डिसीजन लेगा? सीईओ, टॉप लेवल। तो यहाँ सेंट्रलाइजेशन जरूरी है। कौन सी टंकी से पानी पीऊं सर, इस वाली से पीऊं, इस वाली से पीऊं, ये डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है यार। इसमें कोई जरूरी है तुम बार बार सीईओ से जाके पूछोगे सर राइट वाली टंकी से पानी पीऊं या लेफ्ट वाली टंकी से पानी पीऊं, वो पागल हो जाएगा, तुम्हें मारेगा। तो कुछ चीजों में सेंट्रलाइजेशन की जरूरत होती है और कुछ चीजों में डिसेंट्रलाइजेशन। जब सुकड़ी हुई होती है पावर क्या होती है? सुकड़ी हुई होती है, तो सेंट्रलाइजेशन होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन। जब पावर फैली हुई होती है तो डिसेंट्रलाइजेशन। रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फर्क है?
डेलीगेशन में अकाउंटेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है। डिसेंट्रलाइजेशन में भैया अकाउंटेबिलिटी भी चेंज हो रही है। डेलीगेशन में परमानेंट ट्रांसफर नहीं हो रहा ना पावर का। आपने कहा फैजान आप काम कर दो, आपने कहा फैजान आप काम कर दो, फिर भी अकाउंटेबल तो आप ही रहे। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, चाहे आप काम कर लो चाहे आप काम कर लो। डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन बड़ा है या डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन बड़ा है। डेलीगेशन ऑप्शनल है। डिसेंट्रलाइजेशन अगर होता है तो होता ही है फर्म में। वो तो we multiply the authority with 2, whereas in decentralization the authority is multiplied by many। भाई डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन ये है कि मैंने अपना काम तुम्हें दे दिया, और डिसेंट्रलाइजेशन में एक काम आया जिसकी मर्जी है वो करे, जिसकी मर्जी है वो करे। तो डेलीगेशन में अथॉरिटी कितने से मल्टीप्लाई हो रही है? 2 से, मुझसे और तुमसे। और डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत सारे लोगों से। ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है? नहीं है समझ में? फॉर एग्जाम्पल, इफ द डायरेक्टर गिव अ रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोड्यूस हैड टू कंप्लीट द टारगेट ऑफ 50,000 यूनिट पर एनम, द अथॉरिटी हिम टू हायर द रिक्वायर्ड वर्कर डिसाइडेड देयर सैलरी एंड वर्किंग कंडीशन। The production head further share his responsibility and authority with the production manager to achieve the target and select the worker. The production manager shares his authority and responsibility with the supervisor who directly deal with the workers and authority. Then to select the workers. This sharing of authority and responsibility between director and production head, manager and subordinate will result in a systematic distribution of authority at every level authority automatically. This is why systematic delegation deals to decentralization. सिस्टमैटिक डेलीगेशन जो होती है वो क्या बन जाता है बेटा? डिसेंट्रलाइजेशन बन जाता है। बॉस ने मुझसे कहा सादिक आप जाओ और इतने इतने लोगों को हायर करना, ये तुम्हारा काम है। मैंने क्या किया बेटा? मैंने नीचे वालों को और कर दिया, उनने और नीचे वालों को कर दिया, उनने और नीचे वालों को कर दिया, वहां से लोग आ गए। तो इसे आप बार बार डेलीगेशन नहीं कहोगे कि मैंने डेलीगेट कर दिया इन्हें, इन्हें डेलीगेट कर दिया इन्हें, इन्हें डेलीगेट कर दिया इन्हें। एक जो सिस्टमैटिक डेलीगेशन होता है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है बेटा? डिसेंट्रलाइजेशन बन जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बेटा? पक्का? अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट हो सकती है? अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी डेलीगेट हो सकती है। अथॉरिटी हमेशा रिस्पांसिबिलिटी के बराबर होनी चाहिए। इसने फरमाया है सेकंड रूल में, है ना बेटा? जो भी है, ठीक है? कहीं कहीं सेंट्रलाइजेशन जरूरी होता है, कहीं कहीं डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी होता है। किसी देश पे अटैक करना है या नहीं करना है, सेंट्रलाइज चाहिए डिसेंट्रलाइज? Delegation is necessary in every organization, but decentralization is optional. Delegation necessity होता है बेटा। Delegation क्या होती है भैया? काम बहुत ज्यादा है। देखो उन फर्म में तो ये भी गलत है पॉइंट, उन फर्म में डेलीगेशन भी जरूरी नहीं है जहाँ काम कम है, लेकिन जो बिजनेस में काम बहुत ज्यादा है वहाँ डेलीगेशन जरूरी है। डेलीगेशन सिर्फ ये नहीं है भाई कि आपने अपना काम किसी और को दे दिया। बॉस अपना काम किससे करवाएगा? एम्प्लॉय से करवाएगा, नहीं करवाएगा? तो डेलीगेशन हो रहा है नहीं हो रहा है? यार काम तुम कर रहे हो सब किसके लिए कर रहे हो? अपना काम थोड़ी, तुम्हारा थोड़ी है। तुम अगर जॉब कर रहे हो तो तुम्हारा काम है क्या? है भाई? तुम अपना काम किसी और से करवा रहे हो, ये क्या डेलीगेशन? तो ये तो होगा ही होगा। मगर डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल होगा, हो भी सकता है, और डेलीगेशन भी एक तरीके से ऑप्शनल ही है बेटा। आप चाहो तो करवाओ, चाहो तो मत करना, ठीक है? इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जो डेलीगेशन के फायदे थे उसमें भी काफी वही चिपका देना, कोई दिक्कत नहीं है। बेटर कंट्रोल, डिसेंट्रलाइजेशन से टाइम कम होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है डिसेंट्रलाइजेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो डेलीगेशन के थे वही लिख देना, ठीक है बेटा? ठीक है, पक्का? स्टॉप करो बेटा वीडियो, 1 मिनट रुको।